नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को फिलहाल कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब 8 दिसंबर को भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। सरकार किसानों को यह बात समझाने का प्रयास कर रही है कि नए कृषि कानून से किसानों के एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान इस कानून को वापस लिए जाने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के कारण दिल्ली में यातायात पर असर पड़ रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि कालिंदी कुंज, सूरजकुंड, बदरपुर और आयानगर सीमाएं दोनों ओर से आवागमन के लिए खुली हैं। वहीं नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों के बीच आज भी एक अहम बैठक हुई है। इससे पहले आंदोलन के 10वें दिन शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई मीटिंग में 40 किसान नेता पहुंचे थे। बैठक के दौरान कई बार किसान तल्ख हो गए। जब 4 घंटे की बैठक हो गई तो आखिरी 1 घंटे में किसानों ने मौन साध लिया। मुंह पर उंगली रखकर किसान बैठ गए। उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे और हाँ या ना में जवाब मांगा। तो जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन हो जाएगा। अभी सरकार नहीं चाह रही, ठीक है। उसको ये आंदोलन हल्के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ये चिंगारी पूरे गांवों में जा रही है और सरकार के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग जा रही है, तो उससे सरकार को आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। क्यों लग रहा है आपको सरकार नहीं जाए? सरकार भी मीटिंग कर रही है, कुछ नहीं मीटिंग कानून लाने की बात नहीं अभी कुछ नहीं है। अभी पूर्ण रूप से सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम ये चीज कर रहे हैं। कल की मीटिंग के बाद आप लोगों को क्या लगा? जो जिसके हाथ में है काम करने के लिए वो आदमी सामने नहीं है। तो जो मंत्री वे आ रहे हैं तो उनके भी ऊपर कुछ कोई है कंसल्ट। उन्होंने कहा कि हम स्टेटू से कंसल्ट करेंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे और जब हम जवाब दे पाएंगे। कृषि मंत्री जी तो लगातार सामने आ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं निकल पाए पूर्ण रूप से। हम ये चाहते हैं कि जो बिल है ये वापसी हो जाए। अगर जरूरत होगी तो नया बिल फिर बना लेंगे। 9 तारीख को आप लोगों को मीटिंग के लिए बोला, फिर बुलाए 9 तारीख। देखो, हम तो उम्मीद के साथ ही तो किसान जाता है, उम्मीद के साथ ही किसान दिल्ली। तो किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध पर लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। उस मांग के साथ हूं कि पहले कानून रद्द करो, उसके बाद वार्ता करके नया कानून बनाओ, क्योंकि खुद सरकार ने स्वीकार कर लिया कि इसमें तमाम संशोधनों की आवश्यकता है। तो आप जिसके लिए ला रहे हैं उससे बातचीत तो करिए। मैं किसानों की न्यायपूर्ण, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि उनकी मांगों को केंद्र सरकार तत्काल स्वीकार कर ले 8 तारीख के पहले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जितना इन्होंने लिखित दिया जीएसटी में, सैकड़ों परिवर्तन करने पड़े। जितना इन्होंने वायदा किया 15 लाख का अच्छे दिन का, एक तो सही साबित नहीं हुए। तो ऐसी सरकार पे किसान कैसे विश्वास करे? उसकी तो सिर्फ एक मांग है कि आप एक लाइन इस पे बढ़ा देना चाहिए था, आपको नहीं बढ़ाया। तो अब नया कानून लाओ और जब नया कानून बने तो उसमें इसको आप कानूनी स्वरूप दे दो। नेशनल वाइड farmers, they are going on roads and they are coming from the various places, not only Haryana, Punjab, everywhere, even Rajasthan, every farmers are coming to the Delhi and they are protesting. And government continuously talking, but there is no result. So finally, this farmers is a suicide bill. Farmers, the 3 bills were farmers' suicide bill. So that's why they are opposing. Finally, farmers has given a date for Bharat Bandh. This Bharat Bandh, entire country, every farmer, every party, including Congress party, my leader Sonia Gandhi will support this issue. जो जिस तरह से सरकार का रवैया है, उससे लग रहा है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनको, सरकार को अभी ये नहीं मालूम है कि किसानों के क्या मुद्दे हैं। अब उनसे मुद्दे मांग रहे हैं। 5 राउंड की बैठक होने के बाद वो मुद्दों की मांग कर रहे हैं
इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। और इसीलिए किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीनों कानून को वापस लेना है, उसके लिए हाँ या ना इसमें हमको जवाब दीजिए ताकि हम अपना रास्ता हम नापें। और बाहर निकल के कुछ कहते हैं, एमएसपी के बारे में बयान देते हैं, एमएसपी के बारे में कहते हैं कि था, है और रहेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं। और दूसरी तरफ जो कानून बनाया है उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में किसी से किसी भी मूल्य पर खरीद सकता है। जब किसी भी मूल्य पर खरीदने का प्राविधान आप कानून में कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ज़बानी कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, तो ये दोनों विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार किसानों को क्या बेवकूफ़ समझती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हील हवाला ऐसे महत्वपूर्ण विषय। तो किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध जारी है और इस गतिरोध के दरमियान तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और बार बार यही बात कही जा रही है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक कुमार भारतीय जनता पार्टी से और इसके अलावा धर्मेंद्र मलिक जो कि किसान नेता हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रुख कर लेते हैं मेहमानों का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। धर्मेंद्र जी, पहले आपके ही पास आना चाहूंगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, 5वें दौर की वार्ता भी हो चुकी है शनिवार को, लेकिन ढाक के 3 पात, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। क्या कहेंगे, आखिर नतीजा निकल क्यों नहीं पा रहा? क्या सरकार की मंशा में खोट है? देखिए, अभी सरकार जो है किसानों का टेस्ट ले रही है। ये सरकार ये देखना चाह रही है कि कितने दिन किसान रुक सकते हैं। लेकिन किसान भी इस बार मन बना कहा है, पूरे देश का किसान जो फिजिकल रूप से यहाँ मौजूद भी नहीं है वो इस आंदोलन के साथ खड़ा है। विपरीत परिस्थितियों के समय आंदोलन है, सर्दी है, किसान के खेत में बहुत ज्यादा काम है, ट्रेनें चल नहीं रही। जो हमारे बेंगलोर के कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में जो दूसरे किसान संगठन है या साथी है वो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से दिल्ली में किसान जमे हैं तो सरकार को ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। और सिर्फ 2 बातें हैं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि भाई आप जो है इन बिल को समाप्त करिए, किसान संगठनों के साथ बैठिए और दोबारा बिल लेकर आइए जो किसान हितैषी हो, एक नया बिल बना लिया जाए, इतनी सी बात है। ठीक है अशोक जी, क्या नाक पर बात आ गई है क्या? अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है दोबारा से भी तो कानून बन सकता है, बिल लाया जा सकता है, इस बार बिठाइएगा किसान संगठन के नेताओं को और उनसे पूछिएगा भाई क्या क्या जरूरत है और क्या क्या हटाना है, क्या क्या करना है, क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है किसानों को? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे आमंत्रित किया जी। और आपको मैं बता दूं ये नाक वाली बात नहीं, ये सिर्फ एक लोगों को बहकाने और भड़काने वाली बात है। सरकार कभी नाक और दाव पर नहीं चलती है कि हमारी इज्जत दाव पर लगी है, हम नाक की बात है। इसमें सब पार्लियामेंट में लोग बैठे, सांसद हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वो हमारे ही नहीं विपक्ष के भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने प्रस्ताव पास करके कैबिनेट में प्रस्ताव संसद में पास हो गया और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन होकर अप्रूवल हो गया। ऐसा नहीं है। उसमें आप एक चीज समझो, उसमें विपक्ष के भी सांसद थे, तो इसमें नाक वाली बात कहाँ से आ गई अगर किसान नेता कह रहे हैं। और दूसरी बात ये, आप एक चीज बताइए, अभी समय चल रहा है खेती का, मैं मानता हूँ किसान, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किसान के साथ क्या परेशानियां होती है और क्या है। और इस जो बिल में आप एक चीज बताओ, कल तक आपको कुएं के मेढक वाली बात है, अब इसमें हकीकत तो ये आ रही है, अभी आपको लोगों को जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ। इस बिल में कुछ ज्यादा नहीं किया गया, नया चीज ये ऐड किया गया है कि भाई आप जो, जैसे मैं यूपी का किसान हूँ और यूपी में भी आप, यूपी का किसान दिल्ली में नहीं बेच सकता था, हरियाणा में नहीं बेच सकता था। आज के समय में देश का किसान किसी भी कहीं से भी आता हो और वो कहीं पर भी अपनी फसल बेचने का स्वैच्छिक है, उसकी इच्छा है, अपनी इच्छा से बेच सकता है वो। अगर ऐसा कर दिया है तो इसमें सरकार ने गलत क्या किया है?
नहीं, उनको यही तो डर है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो कहीं उनकी एमएसपी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। वो रह रहकर यही तो बात कह रहे हैं ना अशोक जी, कि आप एमएसपी को लेकर तो सुनिश्चित कीजिए। अब आप वर्बली सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्बली सुनिश्चित करने से हो नहीं जाएगा ना काम। एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए देश के गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के कानून पास करा रहा हूँ कि आपकी एमएसपी सुनिश्चित है। आप उसके बाद भी क्यों नहीं मान रहे, आप मुझे बताओ। तो कहाँ, अब तक कहाँ लिखकर कानून पास करा दिया गया? इतना ही था तो अभी हो जाना चाहिए था अब तक तो। 11 दिन क्यों बैठे हुए हैं किसान बॉर्डर पर? 11 दिन किसान बैठ गए, मैं उसके प्रति मैं जान रहा हूँ कि किसान है, लेकिन आप उसमें ये देख लो कि कितने असली किसान है, कितने नकली किसान है, किसको राजनीति करनी है, किसको हकीकत में समाज की चिंता है, किसानों की चिंता है। किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बहुत चिंता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है अशोक जी, अभी रोक रही हूँ आपको। आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। देश के स्वत्वों को पहचाना, देश के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे, स्वयं अपमान झेलते रहे, लेकिन एक बड़े समुदाय को अपमान से बचाने के लिए संघर्ष भी करते रहे। और यही मानता थी कि भारत के अंदर रहकर भारतीयता का सम्मान करते थे। हम लोग भारत के अंदर रह करके इस समस्या का समाधान करेंगे, भारत के आन बान शान के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जो कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, आज उसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर सरकारी कार्यालय और हर एक स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृतियां जुड़ी हुई है। इस देश का जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान होता है। जब देश की संवैधानिक व्यवस्था संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी होता है। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान होता है तो इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के जनजातियों का, इस देश की महिलाओं का, सबका सम्मान का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के मूल सत्व को पहचाना था और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि भारत के अंदर ही रह करके हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है। इससे इतर ढूंढने का, इससे इतर जाने का मतलब वह आत्महत्या सदृश्य होगा। और जो बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, आखिर वही बात सच साबित हुई। जानते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये दो महापुरुष थे दलितों की आवाज आजादी के पूर्व। और जब कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देश के नेशनल असेंबली में जाने से रोका था, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए सीट छोड़ी थी श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने। और उनके कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल असेंबली के लिए चुनी गए थे, जो बाद में संविधान सभा का गठन जिसके माध्यम से हुआ था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्ना के षड्यंत्र को समझते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हैदराबाद के निजाम ने भी लालच देने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जूनागढ़ के नवाब ने भी लालच देने का प्रयास किया था। खैर, जिन्ना तो उनके साथ।
योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। हवाल इलाके में आतंकियों का हमला, एक स्थानीय नागरिक को इस हमले में गोली लगने की खबर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जानकारी मिल रही है कि पुलिस पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने ये फायरिंग की है। हवाल इलाके में आतंकियों के द्वारा ये फायरिंग की गई पुलिस पार्टी में, और इस दौरान एक स्थानीय नागरिक को गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पुलिस पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हवाल इलाके में आतंकियों का हमला। और आइए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता हुई, जो कि बेनतीजा रही। अभी तक इस वार्ता में किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है, और इसी के साथ 9 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी और इसके अलावा धर्मेंद्र मलिक जी। धर्मेंद्र मलिक जी, आपने सुना होगा तमाम बातें अशोक जी की तरफ से कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तो खुद कह रहे हैं कि ठीक है, मैं लिख कर दे देता हूं, हम लिख कर दे देते हैं, MSP को लेकर कानून बना देते हैं, उसके बाद भी जो है किसान मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए अशोक जी को शायद ये मालूम नहीं है, या इन्होंने विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार के नहीं है। सरकार सबकी होती है, किसी पार्टी की नहीं होती है। कानून सरकार के अंदर बनाए जाते हैं, अधिकारी सरकार अधिकारियों को कंट्रोल करती है, भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं करती। जिन अधिकारियों ने ये कानून बनाए हैं उसमें जो दिक्कतें हैं उनके लिए किसान इसलिए आज लड़ रहा है कि इतने लंबे समय बाद APMC में संशोधन हुआ है। APMC में संशोधन से हमें खतरा है कि हमारी मंडियां टूटेंगी, MSP हट जाएगी, तो इसलिए देश में लोग जो है इतने आंदोलनरत हैं। दूसरा, मैं इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरा देश नहीं है। ये कह रहे कि भाई नकली किसान है। अगर ये नकली किसान है तो असली किसान भारतीय जनता पार्टी लेके आए कि देखें ये असली किसान है, और इन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। भाई सर्टिफिकेट आप दोगे, अरे आपको मुद्दों का हल निकालना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आप किसान की बात कर रहे हो, आप ये बताओ, जिस तरह से आपने बिल में लिख दिया कि मंडी के बाहर टैक्स नहीं होगा और मंडी में टैक्स होगा, तो क्या इससे आपकी मंडियां बचेंगी? बिल्कुल। जिस तरह से आपने लिख दिया कि एनी पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद कर सकता है, देश में मुश्किल से 5000 APMC यार्ड हैं। आप उनमें आज तक APMC यार्ड में आप जो है MSP को बाइंडिंग नहीं करा पाए व्यापारी के लिए। हमारी मांग ये है कि जिस तरह से सरकार MSP पे खरीद करती है, जो एक पुरानी व्यवस्था है, अब इस बदलाव में आपने बहुत लोगों को जो है खरीद की छूट दे दी गई है, तो MSP को ट्रेडर पर भी बाध्यकारी किया जाए। सरकार जो खरीद करती है वो तो MSP पे होती है जी, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से आपने छूट दी है कॉरपोरेट को, सबको, अब कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है खाद्यान्न में, तो आप जो है APMC को बाइंडिंग कीजिए उन लोगों के ऊपर। और तमाम ऐसी बिल में समस्याएं हैं। आपने पंजीकरण का कोई साधन नहीं है, तो सरकार अब कह रही कि चलो हम पंजीकरण कर लेंगे। हमारा ये मानना है कि जो बिल है वो कॉरपोरेट हित में लिया गया निर्णय है। हो सकता है कि जो अधिकारी है उन्होंने ये बात ना समझाई हो, सरकार के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि अगर किसान हित की बात है तो किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान इन कानून को नहीं मांग रहा था। किसान या तो MSP की मांग कर रहा था, और उसमें भी ये था कि हमें C2+50 जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में, जिसको घुमा के A2FL कर दिया गया। हमारी मांग थी कि C2+50 दिया जाए, और आपने दे दिए कानून कि हमने तो आपको छूट दे दी। अब मैं अशोक जी को एक बात और बता दूं, वो कह रहे कि भाई कहीं का कोई कहीं भी बेच सकता है, ठीक है, अच्छा, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस देश में आपके ही कागज में, आपकी ही सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 75% छोटे किसान हैं, और वो किसान हैं जो पास की मंडी तक नहीं बेच पाते, उनके पास उतने साधन नहीं है। मतलब 2 कुंटल की फसल उगा के एक आदमी उत्तर प्रदेश से लेकर अगर दिल्ली बेचने आएगा, तो क्या कोई सरकार ने ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करा रखा है उसको, या कोई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है?
उसका इतना महंगा हो जाएगा कि वो दिल्ली में आने में, बेचने में, उसी में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो किसान, जो छोटे किसान हैं, वो स्थानीय बाजार में ही अपना माल बेचते हैं। और सबसे प्रथम आवश्यकता है कि हमारा स्थानीय बाजार जिंदा रहे। और बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए। अशोक जी कह रहे कि मैं भी किसान का बेटा हूं, तो देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है। आप किसान के बेटे हो तो कानून पढ़िए और अपनी सरकार को आप लिखिए कि हाँ, मैं किसान का बेटा होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि इस कानून में ये बदलाव की आवश्यकता है या दोबारा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल अशोक जी, जैसा कि किसान चाहते हैं, किसान नेता चाहते हैं, क्या उनके हिसाब से कानून में वो तमाम बदलाव किए जाएंगे या फिर अभी भी यही कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि हम किसानों को ही समझा दें जैसे तैसे? आपको जो ये लोग की बात कर रहे हैं, पहले किसान नेता बहुत कम है। किसान नेता है तो किसान नेता वाली बात है, वहां पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष का काम है वहां लोगों को भड़का रहा है, बदला रहा है। आप एक चीज नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी लोगों की बात करते हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं मैं एमएसपी की बात अगर है तो मैं लिख के देता हूँ, एमएसपी मैंने खत्म नहीं की है, मैं लिख के देता हूँ एमएसपी खत्म नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं है, विपक्ष का इरादा है, विपक्ष चाहता है कि जो इन लोगों को नया कुछ दे दिया गया है, इनको वही क्यों नहीं। किसानों की इसकी बात कैसे कर दी भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों उन्हें मालूम है अभी 4 दिन बाद जब ये बात पब्लिक में आई, किसान इतने पागल नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको अपनी बात कह रहा था। आप घिसा पटा पुराना आरोप लगाते हैं कि किसानों को विपक्ष बरगला रहा है। कहाँ है वो विपक्ष? आप आइए धरने पे दिखाइए, रात में रोकिए आप वहीं पे जाएगी तो विपक्ष को अपनी राजनीति खत्म कर, मतलब इतने पागल आपने किसान ही मान लिए कि किसानों को बरगलाया जा सकता है। राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपको मैं बताता हूँ। अरे राजनीति तो तुम भी कर रहे हो, टीवी में बैठ के तुम भी तो राजनीति कर रहे हो। राजनीति न करते तो यहाँ कैसे आते तुम? ऐसा कुछ नहीं है किसान के। एक सेकंड अशोक जी, हर डिबेट में आकर ये कह देना कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, कब तक एक ही घिसा पिटा जवाब देंगे अशोक जी? इतनी ठंड में कोई किसी के भड़काने पर बैठा रहेगा क्या रात भर खुले आसमान के नीचे? एक चीज बताइए, वहां पर आपको पता है 4 किसानों की जान तक चली गई इस प्रदर्शन के दौरान। अब भी आपको लग रहा है कि बरगलाने पर ये लोग बैठे होंगे क्या? अब भी आपको यही लग रहा है कि किसान के बेटे की शादी है लेकिन वो अपनी शादी में ना जाकर अभी भी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच में बैठे हुए हैं? ये बरगलाने पर किया जा रहा है सर? आपको एक चीज बता दूं कि बरगलाने से बहुत कुछ हो सकता है और ये उसी का एक अरे अगर बरगलाने से हो सकता है तो आप समझाओ ना। चाहिए वो अगर किसान हिस्सा भी ले तो आप समझाओ, लेकिन उसके बाद आप किसान को समझाओ, उनको रोको। जिस पर अड़े हैं कि नहीं हमें पूरा अगर आप समझाना, अगर आपके पास कुछ समझाने को होता तो तुम्हारे पास सरकार है, सत्ता है, ताकत है, तुम्हारे पास संसाधन है, तुम किसान को नहीं समझा पा रहे तो इसलिए आपके बिलों में खोट है। कानून कृषि कानून जो संशोधन बिल पास हुआ है उस बिल को ही वापस कर दो। इनकी तो ये है, आप इनकी असल बात को नहीं समझ रहे। इनको इससे मतलब, इनको एमएसपी से मतलब है ही नहीं। एमएसपी तो इनको कह दिया कि लिख के गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उनका मतलब पूरा जो संशोधन हुआ है बिल का, सुनो मेरी बात, सुनो अशोक जी, वापस करो ये। अरे आप बात सुनिए, तो आप बताइए, अगर आप एमएसपी की बात करते हैं तो आप एमएसपी को कानून बनाइए। आज इसी डिबेट के माध्यम से कहता हूं कि आप एमएसपी को कानून बनाइए और सब किसान मानने को तैयार है। लिख के देने से देश नहीं चलता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा नहीं रहेंगे, दूसरी सरकारें भी आएंगी। आप एमएसपी को कानून का दर्जा दीजिए। कोई पट्टा हो गया देश तुम्हारे लिए कि तुम्हारी सरकार रहेगी? ठीक है, दोबारा फिर हम एक बार अशोक जी एक सेकंड, एक एक करके। अशोक जी, आप बोल रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है। क्या आपके गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कानून बना रहा हूं कि भाई आप एपीएमसी मंडियों के बाहर भी जाकर अगर बेचेंगे तो आपकी जो खरीद है वो एमएसपी पर ही होगी? क्या वो ये कह रहे हैं क्या वो इसके लिए अलग से कानून बना रहे हैं क्या? और आपको ये बात किसने कही कि वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो पूरा का पूरा कानून वापस ले लो? अगर उनके मन मुताबिक आप संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो किसान भी इतना समझेंगे सर। आपको क्या लग रहा है, आप इस सोच से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कि वो भड़काने के कारण वहां पर बैठे हुए हैं? जब इसी सोच से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम मेरी बात समझो, किसान हो तब ना समझेंगे, वहाँ किसान है ही नहीं। जो इस तरह की, एक तो ये भारतीय जनता पार्टी ये रट लगाना बंद कर दे कि बॉर्डर पर किसान है ही नहीं। अगर बॉर्डर पर किसान ही नहीं है तो आप किन 40 नेताओं को बुलाकर 5 दौर की वार्ता कर रहे हैं? पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। फिर ये 5 दौर की वार्ता क्यों हुई? किसके साथ बैठे थे आप वार्ता में? मैं भी कह दूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठाकर आप वार्ता कर रहे हैं।
जो धरना दे रहे हैं, सुनिए मेरी बात, किसान नेताओं को बुलाए गए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बात किसानों के पीछे बैक सपोर्ट में बैठे वो किसान थोड़ा ही है। बरगला तो पीछे से बो रहे हैं, पिन में वो मार रहे हैं, पीछे से पिन मारने वाला देश किसी न किसी को वोट देता है, उन लोगों ने आपको भी वोट दिया है। अगर किसान वोट देता है किसी को तो इसका मतलब वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। बात कर ही रहे हैं, हम तो उनको समझा रहे हैं कि आपके साथ जो विपक्ष है वो गलत करा रहा है। हमने आपके लिए 70 साल की चीजों को बदल दिया है। अरे सुनिए, विपक्ष अगर इसमें शामिल है तो आप इसकी जांच कराइए, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करिए। टीवी पे भाषण बोलने से कुछ नहीं होता। ये किसी पे जो बात आप करते हो, आप इस साजिश को सामने लाइए। अगर आपको साजिश लगती है करिए मुकदमे उन लोगों के विरुद्ध। संसार बहुत बड़ा नजर आने लगा, ये दिक्कत हो गई है। हमने आपको संसार को खुला दिखाया है आपको, अब आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आप हर जगह आपके पास फ्रीडम है काम करने कह तो रहे हैं आपको धर्मेंद्र जी ने आपसे यही सवाल तो किया। आप बोल रहे हो कि ठीक है आपको खुला बाजार दे दिया। अशोक जी, क्या किसानों को आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रहे हैं कि ठीक है आप अपनी पूरी फसल इस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लेकर जाइए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पेट्रोल डीजल का हम आपसे खर्चा नहीं लेंगे? अरे आप क्या समझ रहे हैं? क्या हमारे देश में किसान की स्थिति इतनी अच्छी है कि वो अपनी फसल किसी और राज्य में ले जाकर बेचारा बेच पाए? ऐसे तो हालात हो रखे इस देश में किसानों की, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हमने खुले बाजार की परिकल्पना साकार कर दी। देखिए मैडम, मॉडल की बात ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह का मॉडल ये सरकार लेकर आई है, ये मॉडल तो यूरोप और अमेरिका में 60 दशक से था। क्योंकि पिछले 6 दशकों में वहाँ का मॉडल फेल हुआ है, वहाँ के किसान कर्जदार हुए हैं, वहाँ की 3 कंपनियां पूरे फूड ग्रेन को कंट्रोल करती हैं। WTO में पहले ही आयात सस्ते आयात एक सेकंड धर्मेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाए। धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, बोलिए अशोक जी। एक बात बताइए कि अब तक ऐसा कहीं कानून में था कि किसान के खेत से गेहूं कटा और वो जाके मंडी में पहुंचाने का कोई सरकारी प्रावधान था ट्रांसपोर्टेशन का? वो जैसे तैसे जुगाड़ करके वो जिस भी हालत में अपनी फसलों को ले जाते थे, लेकिन वो स्थानीय मंडियों में लेकर जाते थे। अशोक जी, ऐसा नहीं है ना कि दिल्ली का, अगर दिल्ली लेकर आ गया है कोई उत्तर प्रदेश का किसान, ये तो हमने अभी तक तो देखा नहीं, और ये तो संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई किसान बैठा है और वो बैंगलोर में ले जाकर अपनी फसल बेच रहा हो। तो फिर कह रहे देखो MSP की गारंटी है, और दूसरी बात ये कि जो अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य अनुसार वो जहां बेचना चाहता है उसको फ्रीडम है। हमने एक लगी हुई फाउंडेशन को हटाया है, हमने किसी को कुछ नया नहीं दिया, हमने एक फाउंडेशन लगी थी उसको हटा दिया, उनको ये कह दिया कि आप एक दायरे के सीमित से, आप एक दायरे में नहीं है, आप एक दायरे से बाहर हैं। हमने उस फाउंडेशन को खत्म किया, ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है तो अशोक जी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धर्मेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे, बोलिए सर। मैं ये पूछना चाह रहा अशोक जी से कि मुझे उस कानून का नाम बताएं जिसके ऊपर प्रतिबंध था किसान के कि वो अपनी फसल कहीं नहीं बेच सकता। ये पहले से भी था, कोई नई बात नहीं है, और अगर कहीं प्रतिबंध था तो अशोक जी टीवी पे बताएं, हम माने। अशोक जी जी पूछ रहे हैं धर्मेंद्र जी, उस कानून का नाम बता दीजिए, उस प्रतिबंध के बारे में बता दीजिए जिसमें ये कहा गया था कि आप कहीं और जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकते। ये कहाँ कहा गया? ये तो कहा ही नहीं गया कहीं। वही तो वो पूछ रहे हैं कि पहले भी ये तो अलाउड था। हाँ मैडम सुनो वो जो कह रहे धर्मेंद्र जी आप पूरा कृषि जो कानून है आप पुराना उठा के देख लो कि आप उसमें बाउंड है किसान कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपनी फसल नहीं बेच सकते। उस कानून का देखिए, APMC अपने राज्य की व्यवस्था है, मुझे उस कानून का नाम बताइए जिसमें ये प्रतिबंध था। कौन सी बात हो गई? ये तो आपको आप खुद ही बिना पढ़े आ गए और कह रहे हैं कि नहीं ये कहाँ लिखा था। अगर ये नहीं लिखा था तो ये हल्ला क्यों चल रहा है? हल्ला उसी बात का है। नहीं हमने तो कभी कहा नहीं, बन के घूम रहे हैं। नहीं हमने नहीं कहा कभी, अल्लाह तो आपके कानून के ऊपर चल रहा है। अनुमति नहीं थी, आप पकड़े जाते, आपके ऊपर चार्जेस लगते थे, टैक्स लगता था। अरे कहाँ लिखा है अनुमति नहीं थी? आप प्रोपगंडा क्यों फैलाते हो भाई? फसल को लेके आएगा, स्टेट चेंज करेगा। अरे आप प्रोपगंडा बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप बताओ तो किस कानून में लिखा था? तो मैम अब इन्हें आप समझाइए कि आप पहले पढ़ के आए हैं, अगली बार से आए हैं डिबेट में, तो आपको ये नहीं बताया कि कहाँ लिखा था कानून में कि आप नहीं बेच। भारतीय जनता पार्टी सर ज्यादा समझदार हो गई है, सरकार में बैठे नुमाइंदे ज्यादा समझदार हो गए हैं जो किसानों की समस्या देख नहीं पा रहे हैं। वाकई में ये कहना पड़ेगा कि ज्यादा ही समझदार हो गई है भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं यहाँ के मंत्री और कार्यकर्ता, इसलिए उन्हें तो अभी यही नहीं पता लग रहा है कि बॉर्डर पर बैठा कौन है। अभी तो हमें यही समझने में बहुत समय लगेगा। धर्मेंद्र जी आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी, 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या उम्मीद है कि किसी तरह से कोई सकारात्मक नतीजे आ पाएंगे? वैसे 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और अभी तक कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आई नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं,
कि हम उम्मीद और बिना उम्मीद पे नहीं बैठे हैं। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, चाहे कोई नतीजा निकले या ना निकले, क्योंकि हम ये आरोप नहीं लगवाना चाहते जैसे पहले कहते थे कि किसान नेता बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुले मन से बिल्कुल ओपन तैयार हैं, लेकिन हमने सरकार को ये भी कहा है कि बैठक का ढोंग मत कीजिए। आपके पास जो प्रपोजल है आप लिख के हमारे धरने पे चिट्ठी भिजवा दीजिए, वहां हम देख लेंगे। हमें लगेगा कि आप कुछ कर रहे तो ठीक है, नहीं तो हम वहीं से कह देंगे कि भाई इस पे तो हम मानते नहीं। बिल्कुल। ये नौटंकी क्यों है? 5-5 घंटे की 2 लाइन की बात है, आप 5 घंटे नौटंकी करते हो। ठीक है, तो यानी कि 9 दिसंबर को पूरा आपके पास एक परफॉर्मा बनकर आएगा, उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा और फिर आगे की बातचीत हो पाएगी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। अशोक कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि 9 दिसंबर को एक और दौर की बैठक बुलाई गई है। बड़ी बात यह है कि 9 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। इस दिन पूरे भारत को बंद रखा जाएगा और किसानों को इसमें समर्थन तमाम वर्गों का मिल रहा है। तमाम संगठन सामने निकल कर आ रहे हैं और भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। अशोक कुमार जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम संगठन और नेताओं और व्यवसायियों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। पहले से ही देश बहुत नुकसान झेल रहा है, ऐसे में इस भारत बंद को किस तरह से आप देख रहे हैं और कितना नुकसान देश को झेलना होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत बंद का जो है ये कई ऐसे आंदोलन कई बार हो चुके हैं कि भारत बंद के मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा। और जो किसानों की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, किसान का पुत्र हूं। मैं जब खुद किसान का बेटा हूं और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता हूं, तो मुझे नहीं पता है कि पार्टी मेरे साथ गलत कर रही है। और मेरे जैसे कितने किसान पुत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना अहित चाहूंगा। मैं अगर राजनीति कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, तो मैं अपना अहित नहीं कराऊंगा, ये तो निश्चित है। और अगर किसान बिल में कुछ भी गड़बड़ होता तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हर 3 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता है, हमेशा समय समय पर इसके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। कोई किसी बाप की पार्टी नहीं है, एक बाप इस पार्टी का मुखिया नहीं है और उसके बेटे पार्टी नहीं चलाएंगे। यहाँ पर लोकतंत्र है और जब लोकतंत्र की बात आती है तो यहाँ पर हर एक के लिए बराबर समानता है। आज मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कल को क्या बनूंगा मुझे खुद नहीं पता। आपको मालूम है, मेरे जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, ये कल को एक मेरी तरह एक आम कार्यकर्ता थे, आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे ही अमित शाह जी हैं, ऐसे ही मोदी जी हैं। मोदी जी के बारे में सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जान लो कि कृषि कानून बिल जो लाया गया है, उस कृषि कानून बिल को लाने का उद्देश्य कुएं से निकाल के मैदान में रखा गया। अभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कब था कि आप नहीं बेच सकते। आपको मैडम मैं बता देता हूं, जब आप किसी भी गाड़ी से स्टेट बदलते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, ठीक। माल का सेल टैक्स लगता था, इनको मालूम ही नहीं है कि आप जब स्टेट बदल रहे थे तो आपसे टैक्स लिया जाता था। आप कहते हैं कि मैं ऐसा कहाँ कानून में था। आज सीधा कह दिया, किसान अपनी फसल को कहीं लेके जाता है और वो किसान है तो उससे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री है, कहीं भी जाके बेचे। लेकिन तो डर तो यही है ना अशोक जी, फिर आगे चलकर ऐसा तो नहीं होगा कि निजीकरण हो जाएगा। आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अपने दर्शकों का रूबरू करवा देती हूँ। रत्नाकर जी हैं कांग्रेस से। सर स्वागत है आपका। अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नाकर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। बोलिए अशोक जी, मैं यही पूछ रही थी कि आने वाले समय में कहीं निजीकरण तो नहीं हो जाएगा, ये संशय की स्थिति है। आप एक चीज बताइए, निजीकरण कैसे हो सकता है फसल का? मेरी खेती है, मेरे नाम है, मेरे नाम नहीं, एपीएमसी मंडियां आप कह रहे हैं कि एपीएमसी, देखिए मैं वही बोल रही हूँ, सरकारी मंडियां रहेंगी, ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जो आप खुला बाजार दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो इतनी मजबूती से आकर आगे खड़ा हो जाए कि एपीएमसी का व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाए, सरकारी मंडियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाए, ये वाला ये संशय बरकरार है ना? अच्छा, आप ये चेक करो, अभी देखो कई नई मंडियां बन रही हैं। अगर सरकार को भविष्य में मंडियां खत्म करने का उद्देश्य होता तो नई मंडियां डेवलप क्यों करते? पहली बात, नई मंडियां डेवलप हो रही हैं। और आपको एक चीज बता दूं, आप ही देखो मंडियां किसके पास हैं, मंडी की दुकान किसके पास होती है? किसान के पास। ज्यादातर जो होता है या तो वो ट्रेडर्स होता है या फिर खुद किसान अपना अलॉटमेंट करा लेता है। तो जब वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद किसान है, खुद किसानी कर रहा है। मैं गाँव क्षेत्र से आता हूँ मैडम, तो आपको मैं बताता हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ वहां मेरे यहाँ जो मंडियां हैं और मंडियों में जो आड़तियां बैठे, वो सबके सब 90% किसान है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास खेती नहीं है और जो खेती नहीं करता है। तो हमेशा याद रखना, एक खेती करने वाला दूसरी खेती करने वाले के दर्द को जानता है। और जब राजनीति की बात आती है कि यहाँ पर ये सब, आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ,
कि जब सरकार ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और अगर इनके साथ गलत मैंने कुछ नया नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि आपकी खेती है, आपकी चीज है, आप अपनी इच्छा अनुसार उससे कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाइए, हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। हम तो आपको एडिशनल दे रहे हैं, हमने आपकी चीजों को घटाया नहीं है। आप उसमें एक चीज बता दो, पहले से क्या घटा दी गई है? सिर्फ एडिशनल मतलब बढ़ाने के अलावा उसमें घटाया क्या गया है? एक चीज बताओ बिल में ऐसा कि ये घटा दिया गया है। भाई आप बाउंड से आपको फ्री कर दिया। एमएसपी की बात है तो एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है कि एमएसपी रखेंगे, तो फिर आप उसमें ये बताओ ना कि ये हुअल्ला बवाल हो रहा है किस बात पर, जब सरकार आपकी हर चीज को मार क्यों बढ़ा रही है? आप डायरेक्ट छोटे से क्या कर दिया तो आप ठीक है। अब सिर्फ ये है जी बोलिए। विपक्ष सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि देश का किसान बहुत भोला होता है, सही और सीधा होता है। आप उसको सलाह राजनीति करते, ये राजनीतिकरण हो रहा है क्योंकि किसान बहुत भोला होता है। गांव का खेती करने वाला व्यक्ति बहुत सीधा होता है मैडम, आप ये जान लो और आप जाके चेक कर लो तो ये सीधे लोग हैं। आप उनको बरगला दिए, वो उनको जब तक समझ में आएगा, सरकार उनको समझाने की कोशिश करेगी तो समझ में आएगा और फिर यही लोग कहेंगे कि नहीं बात तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कानून लेके आया था, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखो ना पंजाब के किसान अगर बात करते हैं तो विश्व पूरे में ज्यादा अगर किसी की आय है किसानों में तो पंजाब के किसानों की है। तो इस बार भी सबसे ज्यादा अगर किसानी खेती फसल से कमाया है पंजाब के किसान ने, पंजाब के, और सबसे ज्यादा धरना पंजाब के किसान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कमा पंजाब, क्योंकि मंडियां भी तो पंजाब में ही है ना सर सबसे ज्यादा। ये तो आप भी जानते हैं मंडियों की जो व्यवस्था है वो पंजाब में कितनी सही है, तो उन्हें डर लग रहा है भाई कि आने वाले समय में हमारी मंडियां तो नहीं खत्म हो जाएंगी, तो वो क्यों हो हल्ला ना करें। हो हल्ला क्या, वो तो अपने हक की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी मंडियों को ना आप खत्म कर दें। वो किस तरह से मान लें आपकी बात? कभी मंडियां खत्म नहीं हो सकती, मंडियां खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि मेरी खेती है हमेशा रहेगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी ऐसे कहां लिखा है मंडियां खत्म कर देंगे सरकार? बार बार कह रही है। आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी लिख के दे दो, सरकार कहते हैं कि मंडियां खत्म नहीं करेंगे, लिखित में आप बोल रहे हैं ये अशोक जी, आप एएनबी न्यूज पर बैठकर ये तमाम बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब बैठक हो रही है किसानों और केंद्र के बीच तब ये बातें नहीं कही जा रही हैं। दिक्कत तो यहीं पर आ रही है, तब भी तो मंत्री को बोलना चाहिए। क्या कर रहे हैं कृषि मंत्री तोमर साहब? क्यों नहीं कह रहे हैं अच्छी बातें? वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को? मैडम मेरी बात सुनिए, आप जो कह रही हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये पॉइंट कहाँ पर आया कि मंडियां आप खत्म करेंगे? मंत्री जी ने कहा कि नहीं मैं मंडियां की कोई गारंटी नहीं लेता खत्म हो जाएंगी। क्या मंत्री जी ने ऐसा बोला? किसानों ने ऐसा बोला था कि मेरी मंडियां खत्म होंगी? तो मंत्री जी का कोई ऐसा आंसर था कि नहीं मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता? ये बात ही नहीं हुई है। आपका तो ये उद्देश्य नहीं है ना, आपका उद्देश्य सिर्फ ये कि साहब मेरा दायरा बढ़ा दिया, आप खत्म कर दो, मुझे नया कुछ नहीं चाहिए। हम तो किसानों को, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम किसानों की चिंता करते हुए किसानों को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, हम किसानों को पीछे नहीं। ठीक है, ये अब वो किसान आगे चले जाएंगे तो उनको मालूम है कि अब तक किसानों पर राजनीति, विपक्ष की पूरी राजनीति किसानों पर टिकी हुई है और हमने किसानों के लिए शुरू से, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस दिन से किसानों की बात हो रही है। अब इनको मालूम है कि अब किसानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया, तो अगले 2 साल बाद किसानों को जब ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी तो इनसे तो बात करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि 70 साल का इनका दंश झेले हुए हैं किसान। तो आप इसलिए इन्हें लग रहा है कि वो चीजें जब तक किसानों को समझ में आए उससे पहले ये किसानों के दिमाग को बरगला तो ये आंदोलन है, ये आंदोलन है। ठीक है अशोक जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। रत्नाकर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी एक रुख जान लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नाकर जी, आप सुन रहे होंगे अशोक जी को, बार बार घूम फिर कर बात यही आ रही है कि पंजाब के किसानों को आप लोगों के द्वारा भड़काया गया है, बरगलाया गया है और इसलिए आज स्थिति ये इतनी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। हंसी आ रही है मुझे अशोक कुमार जी की बातों पे। अगर किसान को हम लोग बरगला रहे हैं, अगर उसको गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, तो ये 5वें दौर की जो वार्ता हुई है अभी नरेंद्र तोमर के साथ, वो क्यों नहीं समझा लेके गए उनको? अगर हमने उनके दिमाग में कुछ गलतफहमियां भर दिया है तो 5वें दौर की वार्ता हो चुकी है, 6वें दौर की वार्ता 9 तारीख को हो रहा है, वो समझा ले जाए, किसान को बता दे कि कांग्रेस आपको गलत कह रही है। इनकी मंशा समझिए। प्रधानमंत्री बनारस में कहते हैं कि ये कृषि कानून जो है वापिस नहीं होगा, ये किसान के हित में है और ये सही कानून है। अगर और वहीं पे नरेंद्र तोमर जी वार्ता कर रहे हैं, एक तरफ आप मंशा दिखा रहे हैं कि यह बिल वापस नहीं होगा, दूसरी तरफ आप वार्ता कर रहे हैं,
तो किसान को आप बेवकूफ मत समझिए। आप भोले हैं किसान, ये सही बात है, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि आपकी बातों में आ जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं ये अपने आप में मतलब ये सही चीज नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि अरे हम कांग्रेस जो है किसानों को आज इतना ऊपर तक लेके आई है। 62 करोड़ किसान आज जो है देश को पूरे अन्न खिला रहा है। इनकी मंशा किसानों को सहूलियत देने की नहीं है, इनकी मंशा चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को मजबूत बनाने की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की है, जिससे कि साहूकारी प्रथा फिर से शुरू हो जाए और किसान फिर से वही आत्महत्या करने पे विवश हो जाए। अशोक जी, देखिए, देश के किसी किसान या किसी संगठन ने कभी इस तरह के कानून की मांग नहीं की थी, ये आप भी जान रहे हैं। उनकी मांग हमेशा से यही थी कि एमएसपी और उसका C2 के आधार पर निर्धारण, कर्ज मुक्त किसान और 100% फसल खरीद की रही है। जब इस तरह के किसी कानून की मांग किसी किसान संगठन या किसान के द्वारा नहीं की गई थी, तो इतना ज्यादा संशोधन और ये तमाम चीजें क्यों? देखिए मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र था उसमें दाखिल किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम किसानों की आय बढ़ाएंगे। क्या आप नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी के पहले दिन से संकल्प पत्र में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे लिखा है? तो उस पर लगातार काम चल रहा था, तो हम उसी पर रिसर्च कर रहे थे और उसका इल्जाम ये कि हमें लगा कि हम कहाँ से क्या कर सकते हैं किसानों के नया, तो वो किया गया। तो अब ये तो भारतीय अच्छा, ये किसानों की आय दोगुनी करने के लिए था? संकल्प पत्र में लिखा गया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। संकल्प पत्र में लिखा गया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ये तो फिर कुछ उल्टा होता हुआ ही नजर आ रहा है सर। अब हर सुधार इतना अच्छा हो जाए। एक मिनट खाली मुझे बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। इसमें आप ये बता दो कि कहां पर लिखा है कि हम किसानों की जमीन को खरीद लेंगे, किसानों की जमीन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी? कहां से ऐसा हो विकास दर जो है सिर्फ 3% है और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इसको कम से कम 12% होना चाहिए। तो ये कहते कुछ है और होता हकीकत में कुछ है। इन्होंने नोटबंदी को भी बोला था कि ये देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। तो ये जो कहते हैं वो होता नहीं है। बात यह है क्योंकि उनको समझ नहीं है। इनको जो है मूलभूत मुद्दा जो है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इनको सरोकार है सिर्फ अंबानी और अंडानी से। इनको रिलायंस फ्रेश से सरकार है, अडानी एग्रो से सरकार है। अशोक जी, सुने होंगे आप तमाम बातें रत्नाकर जी के द्वारा भी कही जा रही हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक जैसी है। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप उठा के देख लो, धारा 370 कथनी और करनी मंत्र, 35 कथनी और करनी मंत्र, राम मंदिर कथनी और करनी मंत्र, ट्रिपल तलाक कथनी और करनी मंत्र। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम जो कहते वही तो करते हैं, अब वो करके दिखा दिया है। तब भी आप कहते हैं कि कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये तो कांग्रेस की नियत और नीति रही है कि कहो कुछ और करो कुछ। हमेशा लोगों को लड़ाते रहो, देश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकते रहो, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाते रहो। ये तो कांग्रेस की फितरत है, हमारी तो है ही नहीं। हमारी तो कथनी और करनी एक है, जिसको आप हमें प्रूफ देने की जरूरत है। हमने आपको गिना दिया, देख लीजिए। ठीक है, और उसका नतीजा आप देख लीजिए फिर क्या हो रहा है, क्यों किसान इतने परेशान हो रहे हैं, 11 दिन से बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए, किसानों को अभी समझ में आ जाएगा। 9 तारीख की अगर जो बातचीत का समय दिया गया उसमें सारी किसानों की 5 दौर की वार्ता में क्या समझ में आया किसानों को? अगर आप यही कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो 5 दौर की वार्ता में आप क्यों नहीं समझा पाए किसानों को? आप समझे नहीं। तो किसानों के जो पॉइंट हैं, आप किसानों के पॉइंट को नोट देखें एक बार। किसानों का पॉइंट, जो मेन पॉइंट रहता है, वो सीधा ये है कि भाई साहब, आपने जो कानून पास किया है हम लोगों का, वो बिल्कुल खत्म कर दो। जो कि ऐसा कैसे हो जाएगा? हमने उनके फायदे की बात की है। हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं बता। तो उनको तो ये समझ में आ गया ना, अभी 2 साल बाद में फिर इनको शायद कानून की समझ नहीं है। जो कानून पास कराया गया है उसमें इनकी समझ है नहीं। मैं इनको जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं इनको पूरे कानून समझा देता हूं। ठीक है अशोक जी, रत्नाकर जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। बोलिए रत्नाकर जी। पहली चीज जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी, ये कह रहे हैं कि हम लिखित रूप से दे रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा। ये मान्यवर को शायद पता नहीं है कि कोई भी चीज संविधान में कानून बनता है, और कानून बनने के लिए आप उसको संविधान में पास कराइए और उसको कानून बनाइए कि एमएसपी होगा। पहली चीज, अगर एमएसपी नहीं रहेगा तो किसान क्यों मंडियों में अपने अनाज को बेचेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब शुरू हो जाएगी, अगर एमएसपी नहीं रहेगा तो औने पौने दाम में मजबूर हो जाएगा किसान अपना वहीं पे
खेत में ही बेचने के लिए अन्न, वो क्यों जाएगा मंडियों में? तो मंडी पर व्यवस्था तो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। एपीएमसी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। तो ये एमएसपी से ही संबंधित है, मंडी की व्यवस्था और एपीएमसी की व्यवस्था। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं कि कानून में ये भी कहा गया है कि आप भंडारण कर सकते हैं, चाहे जितना भी चाहिए उतना भंडारण कर सकते हैं। इनको शायद ये मालूम नहीं है कि कुछ चुनिंदा जो है, जो अपने आप को कृषि माफिया तरह के लोग हैं, जो वो किसानों के पैदावार को भंडारण करते हैं पूरी मात्रा में और मार्केट में क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं, और तभी वो रेट जो है वो चीजों का बढ़ जाता है। आप अगर प्याज का भी भाव देख लीजिए, अगर टमाटर का भी भाव देख लीजिए, कुछ इसी तरह से हुआ था। तो ये भंडारण की व्यवस्था से कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जो इसमें कानून में बनाया गया है। चौथी चीज मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि किसान में इनके कानून में एक बड़ा लूप होल ये है कि किसान न्यायालय में नहीं जा सकता। किसान सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही अपनी बातों को रख सकता है। आप सोचिए मैडम जी कि अगर किसान, गरीब किसान, वो अपनी बातों को लेकर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो किस तरह से अंबानी और अडानी के खिलाफ अपनी बातों को रख पाएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो गरीब किसान की बात कितनी सुनेगा। तो इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं, जो इस खामियां को इनको दूर करना पड़ेगा। और किसान दृढ़ निश्चयी है और कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है इस किसान विरोधी काले कानून को रद्द कराने के लिए। या अशोक जी या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये समझ जाए कि इसको रद्द किए बिना किसान या कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। बिल्कुल अशोक जी, देखिए स्टॉक की बात तो एकदम सही कह रहे हैं रत्नाकर जी। कालाबाजारी को इससे कितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी, उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी, सरकार को ही नहीं पता चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है, खुली छूट है। ये तो जमाखोरी और कालाबाजारी को साफ तौर पर बढ़ावा रहेगा। इससे कैसे निपट पाएगी सरकार? ये छोटी छोटी जो कमियां और खामियां हैं यही तो दूर करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए इनकी हर बात मान ली गई है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें किसी को नहीं पता होती, जब प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। आज वही हो रहा है कि इसमें जो भी इनकी बातों का एक जवाब दूं, ये कानून जब पास कराया गया था, एक मिनट दीजिएगा सर जी, आपका जवाब दे देता हूं। जो उद्देश्य है कि बिल को पास निगलेक्ट कर दिया जाए, बिल निरस्त कर दिया जाए, जो कि असंभव है। और दूसरी बात ये है कि किसान की चीजें हैं तो किसानों को अच्छा लग रहा है। हम भी किसान हैं, हम खुद कह रहे हैं किसानों आपने क्यों नहीं किसानों से राय मशवरा किया? लेकिन आपने आज किसान नेता से आप बात करने के लिए आ रहे हैं, किसान बिल पास करने से पहले किसान चिल्ला रहे हैं कि ये किसान विरोधी काला कानून है, तो आपने किसानों से बात क्यों नहीं किया? आप तो आनंद फानंद में विपक्ष को सदन से बाहर करा के आपने आनंद फानंद में अलोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पास करा लिया। आपको बड़े किसान नेताओं से, किसानों से बात करके उनकी समस्याओं को समझना चाहिए था। आपने तो वो नहीं किया। आप आनंद फानंद में चाह रहे थे कि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, इसलिए आपने आनंद फानंद में ये बिल पास करा दिया। लोगों को देखा, 70 साल लोग जो झेले हैं, आज उसका परिणाम है और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी जहाँ हर जगह बढ़त बना रही है, हम हैदराबाद में बनाए जहाँ हमारा कुछ नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि पीठ थपथपाई जाए? इन्होंने बढ़त बनाया है कि आपने जगह जगह बढ़त बना ली, हैदराबाद आपने जीत लिया, ये जीत लिया, मैं इसके लिए पीठ थपथपाऊंगा आपकी? जवाब दे दूं तो किसान बिल मैं एक जवाब देता हूँ। बोलिए। ये कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में इन्होंने बढ़त बढ़ा लिया। शायद ये भूल गए हैं कि अभी एमएलसी का इलेक्शन हुआ था तो 6 सीटों में 5 सीट जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने जीता है। ये शायद अभी कल का रिजल्ट भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्रधानमंत्री का खुद का है, वहां पे दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो आप अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे हैं और एक नगर निगम चुनाव के रिजल्ट को आप ताना बाना बोल रहे हैं। दूसरी चीज, किसानों का दर्द होता है। आप रात में ठंड में आप एक दर्द अगर आता आपको, अशोक जी आप मेरी बात समझिए, अगर आप लोगों को दर्द होता तो किसानों से बात करते आप, वहाँ किसानों से बात करने के बाद ये बिल पास कराते। आपको किसानों का दर्द नहीं है, आपका दर्द है अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों का। किसानों के साथ वार्ता नहीं करना चाहते आप। अगर वार्ता करना चाहते तो आप उनसे सलाह मशवरा लेकर इस कानून को पास कराए होते। समझ में आ जाएगा
तो उसको बाद वही लोग इनको जूते से मारेंगे विपक्ष को। मैं आपको बता रहा हूँ जूते से ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है सर? अभी तो फिलहाल जो हो रहा है उसको तो देख लीजिए, आने वाले समय ये आपका बहुत अजीब हो जाता है सर। आप अपने लिए भविष्य की सारी संभावनाएं खोज कर रखते हैं, लेकिन किसानों को भविष्य के लिए कुछ संशय दिख रहा है तो उसमें बात करने में आपको परेशानी होती है। आपने ये भविष्य खोज कर रख लिया कि देखिएगा आने वाले वक्त में किसान कांग्रेस को ये कर देंगे और वो कर देंगे। अभी जो किसानों को लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, देखिए काला बाजारी बढ़ जाएगी, हम किस तरह से आगे अपना काम चलाएंगे, कहीं हमारा बाजार तो समाप्त नहीं हो जाएगा, इन संभावनाओं पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। अच्छा आप ही बताओ, आपको लगता है बाजार कैसे समाप्त, किसानों को बाजार कैसे समाप्त? जिस देश का प्रधान हो, जो देश ही किसानों से चलता हो, उस देश का किसानों का बाजार कैसे खत्म हो जाएगा? तो आप बताइए ना, आप किस तरह के कानून बना रहे हैं? क्यों किसान परेशान है? क्या मैं बैठी हूँ क्या केंद्र में? आपको किसानों के कानून की लगातार जो बातें चल रही हैं, इन लोग मैं फिर कह रहा हूँ आपको मैडम, इनको किसानों के कानून से मतलब नहीं है। बोलिए रत्नाकर जी, आप बोलिए। लगा है वो बात घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी की यहीं पर ही आएगी कि कांग्रेस बरगला रही है और भड़का रही है। इससे ज्यादा हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, बरगलाने और भड़काने में ही हम रह जाएंगे। बोलिए रत्नाकर जी। आपको मैं तो कह रहा हूँ, उनको जरा शांत करा दीजिए, मैं बात का जवाब देता हूँ। ठीक है अशोक जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ अशोक जी। अब विपक्ष को ये लगा इसमें अब किसानों को भी दे दिया ना, ठीक है, बात सुनना नहीं चाहते, चले जाएंगे तो वहाँ भी हम दिखाई देंगे कि हम किसानों के साथ। जवाब तो जब हम वहाँ भी चले गए, हम वहाँ भी रहेंगे, तो इनको कहाँ बचेंगे? तो ये इनको अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए ये लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है मैडम। ठीक है, बोलिए रत्नाकर जी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये बात समझ में आ जाती है कि ये किसान विरोधी काला कानून है और वो अपना कंसर्न प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को यह बात समझ में नहीं आता है और वो सिर्फ मन की बातें कहते हैं, किसानों के मन की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली की सीमाओं पे लाखों की संख्या में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यह किसानों की मन की बात सुनते तो शायद आज परिस्थिति कुछ अलग होती। यही प्रधानमंत्री जी जब बिल पास कराना था तो उन्होंने पंजाब या हरियाणा या देश के बड़े किसानों से कोई राय मशवरा नहीं किया। आनंद फानंद ने विपक्ष को सदन से बाहर करके इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पास करा लिया। आपको क्यों इतनी जल्दी थी अलोकतांत्रिक तरीके से बिल को पास कराना? क्योंकि आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी। आपको 62 करोड़ किसानों की सुध नहीं थी, आपको 20 से 25 लाख कृषि व्यापार के ऊपर आपकी नजर थी, जो आप चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते थे। इसलिए आपने यह काले कानून को पास कराया। इस काले कानून में तमाम खामियां हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, या मैं इनकी बातें भी सुन रहा था, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किसान अपनी फसल को बेच देगा, लेकिन शायद ये अभी स्टेटमेंट नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का, कि उन्होंने कहा कि अगर दूसरे प्रदेश से कोई गाड़ी मेरे प्रदेश में आ जाएगी अन्न बेचने के लिए तो मैं गाड़ियों पे केस कर दूंगा। अभी राजस्थान से बाजरा जो किसान लेके जा रहे थे हरियाणा में बेचने के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं बाजरा बेचने नहीं दूंगा हरियाणा में। तो इनके मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। तो यह जो खामियां पूरी तरह से इस कानून में है, इस कानून में तमाम तरह की खामियां हैं जिसको दूर करने की आज जरूरत है। और जो 3 काले कानून इन्होंने पास कराए हैं, ये तमाम तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन ये निर्णय लेना नहीं चाहते हैं। अगर निर्णय लेने की इनकी मंशा होती, अगर यह चाहते सच्चे मन से कि किसानों का हल निकले, तो यह आज 11वां दिन नहीं निकलता, आज ये दूसरे या तीसरे दिन में यह हल हो जाता। और इसके अलावा भी किसान जो है पंजाब में 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सुनने वहां पे कोई नहीं गया। आज किसान इनके घर पे आके बैठ गया है, तो आज ये मजबूर हो गए हैं वार्ता करने के लिए। लेकिन आज भी इनकी मंशा किसानों को न्याय दिलाने की नहीं है। आज भी इनकी मंशा अपने अडानी अंबानी मित्रों को फायदा पहुंचाने की है। लेकिन किसान अपना दृढ़ निश्चयी है, कांग्रेस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस कानून को रद्द करने के लिए और रद्द कराने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं।
देखिए, इस समय पूरा देश ही किसानों के साथ है और अच्छी बात यह है कि किसान इस समय दृढ़ निश्चयी होकर आए हैं कि वो हर हाल में अपनी जायज मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। देखने वाली बात तो यहाँ पर यही रहेगी कि सरकार कब जाकर किसानों की मांगों के आके घुटने टेकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो वार्ता ही राज था, वाकई में एक के बाद एक तारीखें दी जा रही हैं, वार्ताएं की जा रही हैं, लेकिन इन वार्ताओं का कोई नतीजा निकलकर नहीं आ पा रहा है। 5वें दौर की वार्ता भी शनिवार को हो गई। अब 9 तारीख को एक और बैठक बुलाई गई है। उससे पहले भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम परेशानियों से इस समय किसान जूझ रहा है, लेकिन किसान दृढ़ निश्चयी है कि वो इन जो काले कानून है इन्हें रद्द करवाकर ही रहेगा, या फिर जो संशोधन बनते हैं वो संशोधन इस बार होकर ही रहेंगे। देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि केंद्र सरकार कब तक ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रहती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।